है, मुझे भी बसपा की राजनीति पसंद नहीं है। मेरे जैसे और रतन लाल के जैसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं जिनको बसपा से दिक्कत है। ये जो भाषा है एक प्रोफेसर के हिसाब से नहीं है, ये भाषा जो है टपोरी इंसान जो यूज करता है या मैं कहूँ एक अशिक्षित व्यक्ति जो यूज करता है, ये भाषा उस प्रकार है। यानी राजनीति करने के लिए बसपा और बहन जी को टारगेट करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी किसी पार्टी में जाना है, टिकट पाना है, तो उन्हें बहन जी को गालियां देना पड़ेगा, बसपा को टारगेट करना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य हुआ उस बात को लेकर के कि अदनाम सामी को आकाश आनंद की शादी में गाना गाने के लिए बुलाया गया। अब बताइए भैया, जिन लोगों ने रात भर ये जो मिशनरी गायक घूम रहे हैं देश भर में, अरे इन्हीं को बुला लेते। कोई इच्छा था समझ महाराष्ट्र का कोई मिशनरी गायक बुला लेते जो बसपा के लिए गाते हैं, जो फ्री में बसपा के लिए गाते हैं, जो बेचारे सोचते हैं कि नेताजी हमें 200 रुपये दे जाएंगे, हमारे पेट्रोल खर्चा चल जाएगा। तो जब उनको जिनकी वजह से बसपा गांव देहात में खड़ी है, उनको मौका नहीं मिला, पैसा देने का नंबर आया तो अदनाम सामी को दोगे। बसपा को मजबूत करेंगे तो आप बसपा को उम्मीद करो कि ये लोग मजबूत करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। अक्सर बहुजन समाज में कुछ लोग बाबा साहब का नाम लेकर फेमस होते हैं, कुछ लोगों में अपनी जान पहचान बना लेते हैं और जैसे ही उनका नाम बन जाता है, जान पहचान कुछ लोगों में बन जाती है, फिर वो लोग बहन जी को, बसपा को टारगेट करने लगते हैं, बहन जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। एक ऐसे ही है दिल्ली के प्रोफेसर जिनका नाम है प्रोफेसर रतन लाल जी। वो ट्विटर पे बहन जी के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बसपा के बारे में अनाप शनाप सवाल करते हैं। इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो प्रोफेसर रतन लाल जी सवाल कर रहे हैं वो जायज है या फिर वो किसी लालच या पार्टी के पद के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर उनका ऐसा सवाल करना बसपा के लिए जायज है। कैसा देखते हैं इन सारी चीजों को आप? अरुण गौतम, जो आपका सवाल है और सवाल बड़ा जायज है। जहाँ तक सवाल प्रोफेसर रतन लाल का है, और रतन लाल ने जिस प्रकार से पिछले 1-2 महीने में लगातार वो टारगेट पर हैं समाज के, और क्योंकि जो उनकी भाषा शैली है, जो उनकी लेखनी है, जिस प्रकार से वो लिख रहे हैं, जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, और ख़ास तौर से बसपा के बारे में वो बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से रतन लाल क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, अपने आप में एक शख्सियत हैं और उनकी पहचान है। अम्बेडकर नामा जो उनका चैनल है, जिस पर तमाम मुद्दे वो उठाते रहते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, उनके साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। तो रतन लाल अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके कुछ मायने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गली चलता हुआ आदमी कुछ भी कह जाए तो उसको हम इग्नोर कर दें। लेकिन रतन लाल क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, अगर उन्होंने पिछले दिनों कोई बात इस प्रकार की कही है, और जो बात आपने कही अभी से सवाल में कि क्या ऐसा हुआ है कि कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि रतन लाल पिछले 5-10 साल से तो मेरे भी संपर्क में हैं, मैं जान रहा हूँ, मैं देखता हूँ उनको। टीवी पर वो हमेशा डिबेट में दलित चिंतक के रूप में वो आते रहे, बहुजन विचारक के रूप में आते रहे। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से उन्होंने बसपा को टारगेट किया, और मैंने उनके ट्वीट पढ़े, उन्होंने ट्वीट में यहाँ तक कहा कि मैं किसी के घर नहीं गया था निमंत्रण देने का, आप अम्बेडकर नामा को किसके साथ जुड़िए या सब्सक्राइब करिए। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो भाषा है एक प्रोफेसर के हिसाब से नहीं है, ये भाषा जो है टपोरी इंसान जो यूज करता है या मैं कहूँ एक अशिक्षित व्यक्ति जो यूज करता है, ये भाषा उस प्रकार की है। रहा सवाल, अगर आपको बसपा की राजनीति पसंद नहीं है, मुझे भी बसपा की राजनीति पसंद नहीं है, मेरे जैसे और रतन लाल के जैसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं जिनको बसपा से दिक्कत है या बसपा में जो चल रहा है वो उससे खुश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे अपनी बात रखने का और बहुत सारे तरीका हैं, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बसपा के पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दूँ या मायावती को अपशब्दों का प्रयोग करूँ या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मान सकता हूँ वर्तमान दौर में बसपा को जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती को रोड पर आकर के समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो नहीं लड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, समाज को जो उम्मीदें बसपा से थी वो टूट रही हैं। और ऐसे में रतन लाल जैसे व्यक्तियों का या हमारे जैसे लोगों का चुप रहना, ये भी अपने आप में, हमारे जैसे लोगों का खामोश रहना, ये भी अपने आप में गलत है। तो रतन लाल बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रतन लाल ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है वो गलत है। वो भाषा एक सभ्य व्यक्ति की नहीं हो सकती, एक प्रोफेसर की नहीं हो सकती, और निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। रतन लाल जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे मंच के साथी हैं, बहुत सारे मंचों पर हमारे साथ हैं, अक्सर मिलना जुलना उनके साथ होता है, आगे भी होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी भाषा शैली जो है वो ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और वो उनको इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि बसपा अपने मिशन से भटक चुकी है? बसपा जो पहले कांशीराम जी का सपना था, वो सपने को पूरा करने में नाकाम रही है आज की बसपा? जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन था, मिशन ये था कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि बसपा एक राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है,
और सामाजिक आंदोलन है तो सामाजिक आंदोलन में सामाजिक योद्धा जो हमारे रहे हैं उनकी बात, उनका विचार होना चाहिए, उनका थॉट होना चाहिए। लेकिन अगर हम उनके थॉट की बात नहीं कर रहे, उनके विचार की बात नहीं कर रहे हैं और हम कुछ और ही कर रहे हैं, तो फिर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बसपा भटक गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार से जो बसपा का कोर वोटर है, जो बसपा का जो मेन वोटर चमार जिसको कहा जाता है, वो भी बसपा से छिटक गया। अब ऐसे में जो बसपा का मेन वोटर है वो बसपा से छिटक गया और बहन जी आप आराम से जो है वो घर में बैठी हैं, बाहर नहीं आ रही हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। जिस दौर में राहुल गांधी, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसके नाना प्रधानमंत्री रहे, वो भारत जोड़ो यात्रा करके पैदल टी शर्ट में घूम करके देश को जोड़ने में, देश को लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हो, और ऐसे में बहन जी सिर्फ ट्विटर चला रही हूँ, तो चिंताजनक तो है निश्चित रूप से। ये नहीं कहा जा सकता कि चिंताजनक नहीं है, चिंताजनक है। लेकिन सवाल वही है कि रतन लाल की जो चिंता है, रतन लाल जैसे लोगों की और लोगों की जो चिंता है वो वाजिब है, लेकिन भाषा ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाषा का इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं है, जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रोफेसर रतन लाल जी का झुकाव कांग्रेस की तरफ है? कई बार वो राहुल गांधी के संपर्क में दिखे गए हैं वो। नहीं, देखिए, राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति कहीं हो सकता है। हाँ। मैं ये कहता हूँ हमेशा तमाम लोगों से कि वर्तमान समय में अगर आपको लग रहा है कि बसपा राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा दूसरे प्रदेशों में नहीं है, जबकि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और दूसरे प्रदेशों में, उत्तर भारत के लगभग सारे प्रदेशों में कहीं 7, कहीं 10, कहीं 8 MLA हुआ करते थे, तो दूसरे प्रदेशों में भी बसपा की राजनीति में दखल थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब बसपा कमजोर हुई है तो अब बुद्धिजीवी आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा। भाई बीजेपी में जा नहीं सकता, वहाँ बाबा साहब की बात नहीं कर सकते हो, वहाँ क्या नाम है दूसरे लोगों की, अपने जो बहुजन महापुरुषों की बात नहीं कर सकते हो। तो रतन लाल का झुकाव, या रतन लाल जैसे और जो तमाम लोग हैं उनका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ, सपा की तरफ, आरजेडी की तरफ, जेडीयू की तरफ अगर जाता है और वो राजनीतिक भविष्य वहाँ तलाश रहे हैं तो उनको खुल करके आना चाहिए। यानी राजनीति करने के लिए बसपा और बहन जी को टारगेट करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी किसी पार्टी में जाना है, टिकट पाना है, तो उन्हें बहन जी को गालियां देना पड़ेगा, बसपा को टारगेट करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है, जेडीयू की तरफ है, आरजेडी की तरफ है, अन्य किसी राजनीतिक दल की तरफ है, बीजेपी में कोई भी बहुजन एक्टिविस्ट बीजेपी में नहीं जा सकता, ये सबको पता है। लेकिन वो जा सकता है तो अगर उसको राजनीति करनी हो, बहन जी को लग रहा है कि बहन जी सही रास्ते पर नहीं है, तो जिस पार्टी में वो जा रहा है उस पार्टी में के लिए उसको फिर सीधा स्पष्ट कहना चाहिए भी मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, तो वो कांग्रेस की तारीफ करें। कांग्रेस में जेडीयू, आरजेडी, सपा, जो भी जिस पार्टी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो उसमें खुल करके जाइए, ताकि समाज को पता चल सके कि रतन लाल जी कांग्रेसी हो गए, राहुल नागपाल कांग्रेसी हो गया है, लक्ष्मण यादव कांग्रेसी हो गए, ये लोग जो थे जो बहुजन समाज के ये लोग, तो खुल करके जाइए। जैसा मेरा सबको पता है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ, और जिसने राहुल नागपाल राजनीति करेगा तो खुल करके करेगा, पीछे बसपा के लिए काम करा। एंड इन फ्यूचर अगर मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, सपा ज्वाइन करनी पड़ी, आरजेडी, जेडीयू, कोई राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी जो, अगर मुझे लगेगा यार मुझे अब राजनीति करनी है, तो फिर मैं हमेशा तमाम लोगों से कहता हूं कि अगर राजनीतिक व्यक्ति से सामाजिक आंदोलन चलाने की उम्मीद आप मत करिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति की अपनी अपनी मजबूरी होती है, वो कभी सामाजिक आंदोलन नहीं चला सकते हैं। जिन लोगों की हम बात करते हैं, फूले, कबीर, नानक, रैदास, मानव सब, काशीराम, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी जो जीवन है वो 70% सामाजिक है, केवल 30% राजनीतिक है। काशीराम साहब ने भी पहले बसपा बनाने से पहले 30 साल कम से कम समाज को मजबूत करने का काम किया। बाद में उन्होंने बसपा बनाई, और जब बसपा बनाई तो वो राजनीतिक हो गए, फिर उन्होंने कहा कि ये काम तुम करो, ये वाला मैं करूँगा। तो रतन लाल जैसे लोग, इंदू चौधरी जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, जो 10-15 पूरे देश भर में हैं, जिनको बहुजन एक्टिविस्ट के लोग रूप में लोग देखते हैं, सुनते हैं, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र हैं, चाहे साहित्यकारिता के क्षेत्र में, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप बसपा को गाली मत दो। बसपा गलत रास्ते में, तो बसपा अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आपको अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी ज्वाइन करिए, MP MLA बनिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है यार। क्या ऐसा नहीं लगता कि बहन जी को, वो इंदू चौधरी हुई, आप हुए, प्रोफेसर रतन लाल जी हुए, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखना चाहिए? ऐसे लोगों को दरकिनार क्यों आज की हुई है बसपा? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। अगर बहन जी कहें कि नहीं, राहुल नागपाल को, रतन लाल को, लक्ष्मण यादव को, इंदू चौधरी को, इन तमाम लोगों को बुलाओ और इनके साथ में बैठ करके अगर आगे की बातचीत करेंगे, या हमसे भी बेहतर लोग हैं, हम ये नहीं करें हम बेहतर हैं, हमसे भी और बेहतर लोग हैं, उनको बुलाया जाए, उनके साथ बैठ कर बातचीत की जाए, चंद्रशेखर रावण को बुलाया जाए और फिर बसपा को मजबूत किया जाए, तो ये काम बहन जी कर सकती है। लेकिन बहन जी नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों, उनको क्या डर है? हम कोई बसपा पे कब्जा तो नहीं कर लेंगे भाई, मैं तो यार रतन लाल बसपा पे तो नहीं कब्जा कर लेंगे, लक्ष्मण यादव तो नहीं कर लेंगे भाई। आप बुलाओगे, आपको पार्टी को लगेगा भी इनकी पार्टी में जरूरत है, तो बहन जी को लगता है कि हमारे बिना उनका काम ऑलरेडी चल रहा है,
उनको लगता है कि हमसे बेहतर उन आदमी उनके पास हैं, रिजल्ट चाहे बेशक जीरो आ रहा हो लेकिन हमसे बेहतर उनके पास में आदमी हैं। ये बात अलग है, जिन लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है बहन जी ने, उनके कहने से उनकी घरवाली भी वोट नहीं देती, उनके कहने से मोहल्ले के लोग वोट नहीं देते। अगर वो बेचारे खुद भी चुनाव लड़ लें तो मैं कह रहा हूँ कि वो खुद चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मतलब सतीश चंद्र मिश्रा से आपको भी कहीं ना कहीं पीड़ा है? मुझे सतीश चंद्र मिश्रा जी से कोई पिला नहीं, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उनके साथ में, मैं घर तक उनके जाता हूँ, पूरी फैमिली से मिलता हूँ। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा एज ए लॉयर बहुत अच्छे हैं, रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रणनीति जब उनकी फेल हो रही है, नहीं चल पा रही है, और पार्टी में कितनी सतीश चंद्र मिश्रा जी की चलती है वो मुझे ही पता है, तमाम लोगों को पता है, जो अंदर के लोग हैं। मैं तो पार्टी में रहा हूँ, मैं तो बहन जी ने खुद, मेरी तो बहन जी से 2-2 3-3 मुलाकातें हुई हैं। तो सतीश चंद्र मिश्रा से मेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा तो बेचारे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेके बता दूँगा। शमसुद्दीन राइन, कौन है शमसुद्दीन राइन? भाई आपने पार्टी में रखे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना रखा है, बीजेपी के साथ सेटिंग करते हुए 100 सीटों से ज़्यादा पर उनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उस पर आज तक सफाई नहीं दी गई और उनको पश्चिमी का प्रभारी बनाया गया था। एक भी आपका महापौर नहीं जीता, जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? आप किससे पूछे? बहन जी तो ट्वीट करके पीछे हट जाती हैं। शमसुद्दीन राइन से पूछे तो वो बेचारा अपने वो क्या कहेगा? वो तो बहन जी ने पश्चिम पूर्वांचल से लाकर पश्चिम में छोड़ रखा है। लोग तो कहते हैं कलेक्शन एजेंट बिठा रखा है पश्चिम में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मुनकाद अली जी हैं 3-3 4-4 बार राज्यसभा सांसद रह गए, उनका मेरठ कठौर के वो रहने वाले, उनको उनके बच्चों को लड़ा दो वो विधायक नहीं जीत पाएंगे। लेकिन पार्टी उन लोगों को ढो रही है जिनसे पार्टी को कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों से पार्टी को फायदा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ चलिए छोड़िए राहुल नागपाल को, छोड़िए, लेकिन इंदु चौधरी है बेचारी, इतना अच्छा काम करिए, रतन लाल हैं, लक्ष्मण यादव हैं, चंद्रशेखर है, जयप्रकाश है, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप इनको मौका दोगे लेकिन उनको मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ईमानदार लोग जो हैं वो ज़्यादातर राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। यानी कहने का मतलब कि बहन जी बेईमान है और वो ईमानदारों के साथ राजनीति नहीं कर सकते। मैंने ये तो नहीं कहा कि बहन जी बेईमान आप कह रहे हैं ना ईमानदार लोग। मैंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि बहन जी बेईमान है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ईमानदार लोग राजनीति में फिट नहीं होते हैं। राजनीति में वही लोग फिट होते हैं जो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय की जो राजनीति है वो इसी परिवेश में इससे होकर के गुजर रही है। तो आप समझिए ना, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, तो यही ज्यादातर राजनीतिक दलों का हाल है। अगर आपको वर्तमान समय में आखिर बहन जी को किस बात से डर लगता है कि जो लोग भी समाज में कुछ काम कर रहे होते हैं, जो लोग युवा उभर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को बहन जी अपने आसपास भी भटकने ना देती है? बहुत सारे युवा समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें मौका भी कभी ना देती है बसपा, ऐसा क्यों करती है? अब ये तो बहन जी ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बहन जी को शायद डर लगता है। देखिए, किस बात का डर उनको लगता होगा कि ये लड़के आ जाएंगे, इनको मौका मिल जाएगा, जैसे तो ये पता नहीं कुछ पार्टी पे कब्जा ना कर लें, संसाधनों पे कब्जा ना कर लें, या कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, डर हमेशा, जो मान्यवर साहब कांसीराम ने इतने नेता पैदा किए, क्या ये आज की बसपा कांसीराम की बसपा लगती नहीं, बिल्कुल नहीं है। कांसीराम साहब जब तक रहे उन पर 1 रुपये के घोटाले का आरोप नहीं रहा, उन पर पार्टी फंड का मिसयूज करने का आरोप नहीं लगा। उनके साथ का कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि कांसीराम साहब ने समाज का पैसा, जो पार्टी का पैसा था, अपने लिए खर्च किया, अपने परिवार के लिए खर्च किया। उन्होंने पार्टी का पैसा लेकर के अपने भैया भतीजों को दे दिया, उनके भैया भतीजों ने बिल्डिंग बना ली, महल बना लिए, नहीं ना। कांसीराम साहब की बसपा वो थी जो कांसीराम साहब ने कहा था कि जब उनकी माँ ने उनके लिए पत्र लिखा था, गांव से पत्र आया था कि हम तुम्हारे लिए बेटी दुल्हन ढूंढ रहे हैं और आप आइए, आपको लड़की वाले देखने के लिए आएंगे। तो कांसीराम साहब ने जवाब में कहा था कि माँ मुझे सहरानी कफन चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कि वो कांसीराम साहब की बसपा वो थी, और आज की बसपा वो है कि बहन जी अपने भतीजे की शादी में शामिल होती हैं और वहाँ अदनाम सामी साहब जो है वो गाना गा रहे होते हैं, देश के तमाम लोग वहाँ आकर के बहन जी को बधाइयाँ देते हैं कि बहन जी। तो बहन जी के भतीजे आज जो है आकाश आनंद जी की शादी 5 स्टार होटल में हो रही है, और उनके जो भाई हैं आनंद जी, जिनका 402 करोड़ रुपए का प्लॉट बेनामी संपत्ति CBI और ED ने जब्त कर ली, नोएडा वाली। तो आज आप समझिए ना कि आनंद ने कौन सा ऐसा काम करा जो उसके बाद में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी होगी। मतलब कहने का मतलब कि आप सुनिए ना कि आकाश आनंद ने ऐसा कौन सा काम किया जो उसकी शादी 5 स्टार होटल में हो रही है? कौन सा काम किया भाई? कोई आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप टाटा हैं, अंबानी हैं, आपके पास पैसा आया कहाँ से? तो पैसा कहीं ना कहीं से तो बना है ना। तो वो पैसा कांसीराम साहब ने तो नहीं बनाया था, कांसीराम साहब ने तो अपने परिवार को नहीं दिया। उनके तो भैया भतीजे आज भी पंजाब में गरीबी से जूझ रहे हैं, जबकि साहब कांसीराम चाहते तो अपने परिवार की गरीबी दूर कर देते, गरीब परिवार की क्या, रिश्तेदारों की गरीबी दूर कर देते। लेकिन साहब कांसीराम की बसपा वो थी कि साहब कांसीराम ने कहा था, जब एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब सरकार बनी तो एक मिनिस्टर थे जिनको लाल बत्ती की गाड़ी मिली थी। तो साहब कांसीराम को जब वो रिसीव करने के लिए आए तो वो कह रहे साहब आप इस गाड़ी में बैठिए। बोले मैं नहीं बैठूंगा, ये तुम्हें मिली, इसमें तुम बैठिए, मैं दूसरी वाली गाड़ी में चलूंगा। तो साहब कांसीराम वो थे कि जब उन्होंने इस प्रकार से, मतलब उनकी बसपा इस प्रकार की थी, उनका विचार इस प्रकार का था। और आज का विचार आप देख रहे हैं,
आज का विचार किस प्रकार का कि बहन जी, मैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस बात को लेकर के कि अदनाम सामी को आकाश आनंद की शादी में गाना गाने के लिए बुलाया गया। अब बताइए भैया, जिन लोगों ने रात रात भर ये जो मिशनरी गायक घूम रहे हैं देश भर में, अरे इन्हीं को बुला लेते, कोई अच्छा सा समझ महाराष्ट्र का कोई मिशनरी गायक बुला लेते जो बसपा के लिए गाते हैं, जो फ्री में बसपा के लिए गाते हैं, जो बेचारे सोचते हैं कि नेताजी हमें 200 रुपये दे जाएंगे, हमारे पेट्रोल खर्चा चल जाएगा। तो जब उनको जिनकी वजह से बसपा गाँव देहात में खड़ी है उनको मौका नहीं मिला, पैसा देने का नंबर आया तो अदनाम सामी को दोगे। बसपा को मजबूत करेंगे तो आप बसपा को उम्मीद करो कि ये लोग मजबूत करेंगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ है। आपको ये हम लोग बीजेपी को गाली दे रहे हैं, लेकिन हमें बीजेपी से सीखना भी चाहिए कि लोकतंत्र वहां जिंदा है बीजेपी में भी। आपके कहने का मतलब है कि कांशीराम जी ने समाज के लिए अपना परिवार त्याग दिया, लेकिन बहन जी ने वहीं परिवार के लिए समाज को त्याग दिया है। आज मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो पहले दिन भी कहा था, मेरा बहन जी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, मैं मिला हूँ, बहुत अच्छी हैं परिवार, हम तो मैं 2 4 5 बार मेरी मुलाकात हुई है कि घंटे से ज़्यादा मेरी बातचीत हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ कि बहन जी के पास में क्या मजबूरी है कि बहन जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। 92 में 91-92 में जब बहन जी बुलंदशहर से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने डीएम को थप्पड़ को मार दिया था, तो बहन जी को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थी, तो उनके हाथ में हथकड़ी थी। आप समझिए इस बात को। तो समाज उनके साथ था क्योंकि समाज की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आज बहन जी अपने भतीजे की शादी में शामिल हुई हैं तो उनके हाथ में चूड़ियाँ थी लाल कलर की, आपने देखी होगी वो चित्र, फोटो देखा होगा। तो आज समाज उनके साथ नहीं है, आज परिवार उनके साथ है। तो जब कुछ नहीं था, 92 में कुछ भी नहीं था, एक बार सिर्फ बहन जी 89 में बनी थी, सांसद बनी थी, तो समाज उनके साथ था। ना पैसा था, ना गाड़ी थे, ना घोड़ा था, कुछ नहीं था, संघर्ष का जीवन था, तो समाज साथ था। आज पैसा है, हजारों करोड़ की संपत्ति है और क्या नाम है, ठाट बाट है, महल है, सब कुछ है, तो आज समाज साथ नहीं है। यही सोचने वाली बात है। मान्यवर साहब कांशीराम साहब हमारे बीच नहीं है, बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे महापुरुष हैं। मान्यवर साहब ना होने के बाद भी मान्यवर साहब हैं। बहन जी जीवित हैं और मैं तो कहता हूं कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए, दीर्घायु हूं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। बहन जी को बुढ़ापे में जेल भेजना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते जेल। जब देखिए राहुल गांधी, लालू यादव, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिया गया। हाँ, तो अच्छी क्या हो गया? अगर लालू यादव जी को ठिकाने लगा दिएगा तो उनकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में तैयार होगी ना। तेजस्वी यादव आज वो नेता है बिहार का। तो अगर बहन जी, तो आकाश आनंद है ना, आकाश आनंद को कौन नेता मान लेगा? तुम मान लोगे? मैं नहीं मानूंगा। नहीं, तो आप नहीं मानो तो मैं भी, आप जब आप नहीं मान सकते तो मैं कैसे मान लूँगा? देखिए, नेता बहुजन समाज में पेट से पैदा नहीं होते हैं। ये नहीं कि बहन जी का भतीजा तो स्वीकार कर लो, काशीराम साहब का भतीजा तो स्वीकार कर लो, ये किसी और का भतीजा तो स्वीकार कर लो, ऐसा स्वीकारता नहीं होती है। यहाँ स्वीकारता जब बनती है कि जब नीचे से उठ करके कोई आदमी आता है। चंद्रशेखर को आप नेता मानते हो? मैं मानता हूँ उसको नेता, वर्तमान में तो मैं नेता मानता हूँ उसको, है। मैं इसलिए नेता नहीं मानता उसको कि वो, मतलब मैं इसलिए नेता मानता हूँ कि समाज का कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है वहाँ पहुँचता है, समाज के दुख दर्द में शामिल होता है, समाज का यूथ उसके साथ जुड़ रहा है। आने वाले समय पर वो इसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक आदमी, आप समझिए कि बहुजन समाज में नेता वही बनता है कि जिसके पास में विचार होता है, जिसके पास में बहुजन महापुरुषों की समझ होती है, और जो समाज की दुख को, गरीबी को, भुखमरी को और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी लाचारी को समझता है, बेबसी को समझता है, वहां से निकल करके जो आता है, जिसको समाज का दुख दर्द होता है, वो नेता होता है। बहन जी एक दिन में नेता थोड़ी बन गई। बहन जी ने बड़ा संघर्ष करा है, उनका लंबा संघर्ष रहा है, तो बहन जी उसकी धन्यवाद की पात्र हैं। और धन्यवाद की पात्र के फिर उसका जो लाभ हुआ, अगर पेड़ आपने लगाया, पेड़ सींचा, तो उसके फल भी आप ही ने खाएं। भाई 4 बार मुख्यमंत्री भी तो आप ही नहीं हैं। आज अगर आकाश आनंद के पिताजी आनंद जी और तमाम लोग बढ़िया बढ़िया फॉर्च्यूनर, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में, बढ़िया बढ़िया सारे उसमें घूम रहे हैं, तो उनके पास में बिल्कुल संपन्न है वो, तो उसका लाभ आपके परिवार को तो ही मिला है। राहुल नागपाल को थोड़ी मिला। राहुल नागपाल की तो 10 बीघा बिक गई। राहुल नागपाल के पिताजी को गोली मार दी मूवमेंट के चक्कर में, मेरे पिताजी नहीं है। तो नुकसान समाज का हुआ है, फायदा बहन जी को हुआ और उनके परिवार को हुआ है। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने कम उम्र में घर छोड़ दिया, ये कर दिया, तो मैं उनके लिए ये भी कहना चाहता हूँ उसका फायदा भी बहन जी को मिला, किसी दूसरे आदमी को नहीं मिला है।